हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। कल के वीडियो में हमने जो साइटोलॉजी है, सेल थियोरी है, उस पे हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। यूकैरियोट में बस हमने शुरुआत ही किया था। आज हम उसके पूरे जो सेल ऑर्गेनेली हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो मैंने जैसा कि कल कहा था कि हम न्यूक्लियस से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियस पढ़ लेंगे तो वहाँ से चीज़ों को बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं उन सबको रिलेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी आप जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि पहले न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहले न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस से ही मेन फंक्शन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो देखते हैं पहले कि न्यूक्लियस जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक, और क्या है क्रोमैटिन जिसे फ्लेमिंग ने दिया था। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पैराग्राफ में कि रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, फ्लेमिंग, ये दो चीज़ें। ठीक, अब जानते हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक, तो हम एक चीज़ ये जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि क्रोमैटिन पहले जब आप जानेंगे कि किस चीज़ का बना होता है तो आपको काफ़ी क्लियर ये बात समझ में आएगी। तो डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक, तो डीएनए कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक, ये है डीएनए। ठीक, तो डीएनए को हम जानते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है, तो ये प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन। जब डीएनए का ये जिसे थ्रेड बोलते हैं हम, धागा, जब इस प्रोटीन से ऐसे लिपटा रहेगा, ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है कि डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से, जिसे मैंने ऐसे इन ब्रैकेट किया है, ठीक, तो डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से उसके मतलब चारों साइड जब लिपटा रहेगा तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक, तो इस एक स्ट्रक्चर को कि मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए से बाउंड है, बंधा हुआ है, उस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जब ऐसे ही ढेर सारे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से बाउंड हो जाएं तो पूरा आपको ये एक मोतियों की माला जैसे देखने को मिलेगा। ठीक, तो मोतियों की माला, तो कैसा मोतियों की माला कि ढेर सारा ऐसे ही पूरा, मैंने तो इसे एक पूरा एक लाइन में बनाया है, ये पूरा ऐसे ही ऐसे ऐसे पूरा हौच पौच तरीके से ऐसे जब बन जाता है, ये स्ट्रक्चर जब इस तरीके से ऐसे बन जाए तो इसे बोल दिया जाता है क्रोमैटिन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है, इसी बोला जाता है, यहीं पे ये बोला गया क्रोमैटिन जिसे फ्लेमिंग ने दिया, तो ये आपका क्रोमैटिन है। ठीक, तो हमने देखा कि डीएनए, ये डीएनए, और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड हो जाए, बंध जाए चारों साइड इस तरीके से, तो एक हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ डीएनए आपका न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। और जब ऐसे ही ढेर सारा पूरा चैन बन जाए उसे क्रोमैटिन बोला जाता है। क्रोमैटिन क्या है? एक इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मोतियों की माला जैसा एक स्ट्रक्चर होता है कि एक धागा है जिस पे इस तरीके से मोती लगे हुए हैं, तो इस तरीके का ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्रोमैटिन क्या है और न्यूक्लियोसोम क्या है, कि एक हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए से बंधा हुआ है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि आपको ये क्रोमैटिन कब देखने को मिलेगा? तो क्रोमैटिन हम जानते हैं जो कि सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल, इसके दो फेज होते हैं सेल साइकिल के। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज।
इंटरफेज में आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। क्रोमेटिन आपको इंटरफेज में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप एम फेज में जाएंगे तो क्रोमेटिन जो है वो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा। तो इंटरफेज में जो इस तरीके का हॉस्पॉस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल, वो क्रोमेटिन होता है। जब आप एम फेज में देखेंगे तो वो आपको कुछ अलग तरीके का हेलिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। हेलिकल फॉर्म में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो एम फेज में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा और इंटरफेज में आपको ऐसे मोतियों की माला वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अभी मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरफेज में ये काफ़ी इलेबोरेट फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा। ये क्या है? ये एक फाइबर है जिसे क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक, जो मैंने आपको अभी बताया। अब और क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी, जिसे न्यूक्लियाई बोला जाता है। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर की बात की जा रही है कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इंटरफेज में आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, एक फ्लूइड मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मिलता है, वैसे न्यूक्लियस का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक, अब क्या है? न्यूक्लियाई किसे बोला जाता है? और इसका सिंगुलर फॉर्म है न्यूक्लियोलस। ठीक, तो न्यूक्लियाई क्या है अभी आप आगे पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगी। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए जो है, आरआरएनए ये प्रोटीन के साथ बंध करके आपका राइबोसोम बनाता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिल करके राइबोसोम बनाते हैं। ठीक, तो आरआरएनए का जहाँ पर सिंथेसिस होता है, जिस प्लेस पर न्यूक्लियस के अंदर जिस जगह पर आरआरएनए सिंथेसाइज होता है, वो प्लेस आपका न्यूक्लियाई बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा बस एक ही जगह नहीं होता जहाँ पर आरआरएनए सिंथेसाइज होता है, कई जगह होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पर आरआरएनए सिंथेसाइज होता है। तो न्यूक्लियोलस क्या है? ये कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेली नहीं है कि जो सेल जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनेली नहीं होता है। ठीक, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये एक जगह है जहाँ पर आरआरएनए सिंथेसाइज होता है और उसके बाद ये आरआरएनए प्रोटीन के साथ मिल करके राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये होता है न्यूक्लियोलस, जो कि सिंगुलर फॉर्म है, और न्यूक्लियाई इसे प्लूरल में बोला जाता है। ठीक, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं आगे की और चीज़ें कि न्यूक्लियस जो है क्या है? इसमें दो मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। ठीक, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है। तो उस गैप को बोला जाता है न्यूक्लियोपोर। ठीक, और न्यूक्लियोपोर ये बनता कैसे है? जब ये है आउटर लेयर और ये है इनर लेयर। ठीक, थोड़ा सा मैंने कुछ अलग ही बना दिया है, बहुत ज़्यादा क्लियर ये डायग्राम नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये आउटर लेयर और ये है इनर लेयर। जब आउटर लेयर और इनर लेयर फ्यूज कर जाते हैं तो न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। ठीक, तो जब ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर आपस में फ्यूज कर जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर एक ऐसा स्पेस बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्पेस है, तो उस स्पेस को बोल दिया जाता है न्यूक्लियर पोर। ठीक, जो कि यहाँ पर शो किया गया है। तो ये हमने देखा कि दोनों जो मेम्ब्रेन है उनके बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसे एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ना आ पाए और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल साइटोप्लाज्म में ना जा पाए, तो इट प्रोवाइड अ बैरियर। ठीक, और क्या है इसके बारे में? आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो मैंने क्यों आपको पहले न्यूक्लियस पढ़ाया, अब यहाँ से ये शुरुआत होता है कि जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है
ये न्यूक्लियस, ठीक। इसका ये आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का होता है न्यूक्लियस, ये ऐसे। तो यहीं से जो ये मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, यहीं से ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना शुरू हो जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? ये न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसी से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब आगे आप और भी चीज़ें जानेंगे, इसलिए मैंने पहले ये बताया था कि न्यूक्लियस से ही कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ये तो हमने कल देख लिया। तो राइबोसोम के बारे में एक और बात कि न्यूक्लियस के ऊपर भी ऐसे चिपके रहते हैं। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसके ऊपर भी ऐसे राइबोसोम आपको चिपके हुए मिलेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी आपको राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे। तो वो राइबोसोम जो कि वॉल से अटैच हो उसे बोलते हैं बाउंड राइबोसोम। बाउंड राइबोसोम बोला जाता है। वो राइबोसोम जो ऐसे मेम्ब्रेन से अटैच होता है उसे बाउंड राइबोसोम बोलते हैं। या तो वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो या फिर न्यूक्लियस से अटैच हो, ठीक, या फिर साइड जो सेल का जो वॉल है उससे अटैच हो। लेकिन जब सेल के अंदर ये सेल के अंदर जब फ्री फॉर्म में राइबोसोम मिलेंगे तो उसे फ्री राइबोसोम बोला जाता है, ठीक। तो ये हमने देखा कि जब बाउंड राइबोसोम कब बोला जाएगा, जब वो किसी सरफेस से अटैच है, किसी मेम्ब्रेन से अटैच है, या तो न्यूक्लियस हो गया, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक। उसके बाद फ्री, जब साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाया जाएगा तो उसे फ्री राइबोसोम बोला जाएगा। अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। न्यूक्लियर इन्वलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। ये तो हमने देखा कि न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है? जब न्यूक्लियस की दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब फ्यूज कर जाती हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन वहाँ से पास होते हैं। आरएनए और प्रोटीन पास होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए और प्रोटीन, आरआरएनए का जहाँ पर सिंथेसाइज होगा उसे न्यूक्लियोलस बोला जाएगा। सपोज कीजिए ये प्लेस न्यूक्लियस का जहाँ पर आरआरएनए, ये आरआरएनए, ठीक। तो यहाँ पर आरआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया। और जब यहीं पर कोई प्रोटीन आकर के आरआरएनए से जुड़ जाता है तो वो आपका राइबोसोम बन गया। तो राइबोसोम जब बन जाता है, राइबोसोम का जब न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है तो राइबोसोम इसी न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है। और कहाँ जाएगा? न्यूक्लियर पोर से बाहर आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया और ये रहा आपका न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ से न्यूक्लियर पोर के थ्रू राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाता है ऐसे, ठीक। इसीलिए मैंने पहले न्यूक्लियस बताया। और न्यूक्लियस में जब आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा, नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, ठीक। क्या होता है, नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई बार एक सेल में कई न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जब मैंने आपको एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें जो मस्कुलर टिश्यू थे, मस्कुलर टिश्यू का जो पहला वाला टिश्यू था स्केलेटल टिश्यू, ठीक। मस्कुलर टिश्यू में जो पहला 3 टिश्यू थे, तो जो पहला था स्केलेटल टिश्यू, तो उसमें जो ये स्ट्रक्चर था, तो ये क्या था, सिंसाइसियम। मैंने बताया था कि जब एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो
तो ये टिश्यू हो गया, जिसके ये टिश्यू ये एक सेल था, ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाए थे। ये एक सेल जिसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, तो वो आपका सिंसाइसियम बोला गया, सिंसाइसियम बोला गया। और सिंसाइसियम ये क्या है कि जब ढेर सारे सेल मिल करके एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं और उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को सिंसाइसियम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कई बार नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा एक सेल में एक न्यूक्लियस में, सॉरी एक सेल में एक न्यूक्लियस, लेकिन जो ये है आपका स्केलेटल टिश्यू, इसके जो सेल होते हैं उसमें कई ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था और यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं मैंने कल ही बताया था, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल सी ट्यूब होते हैं वैस्कुलर प्लांट में, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, अब आगे के हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, बाकी चीज़ों को। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है ये हमने देखा। जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया गया। और क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म? कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियोलस है, मतलब वो साइट है, वो प्लेस है जहाँ पर आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, और क्रोमेटिन, ये चीज़ें आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलेंगी। न्यूक्लियोआई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। 1 मिनट। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। न्यूक्लियोलस ये सिंगुलर वर्ड है, और न्यूक्लियो कहाँ गया, न्यूक्लियोआई, न्यूक्लियोआई क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोली ये क्या है, ये प्लूरल वर्ड है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड आपका स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एक प्लेस होता है। इस लाइन में यही बताया गया। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा सेल एक्टिव माना जाएगा, मतलब उतना ही ज़्यादा सेल में राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है। और राइबोसोम हम जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो उतना ही ज़्यादा सेल एक्टिव माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस साइड प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही ज़्यादा सेल आपका एक्टिव माना जाएगा, उतना ही ज़्यादा सेल में राइबोसोम और फिर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ हम पूरा समझ चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये ऊपर का कंसेप्ट जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक, अब आगे की चीज़ें देखते हैं कि न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मतलब एक फाइबर जो कि प्रोटीन से लगा हुआ है, अभी मैंने आप लोगों को बताया पूरा, उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब क्या है, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। ये हमने सबसे पहले ही देख लिया कि क्रोमेटिन क्या है, डीएनए है जिससे प्रोटीन लगा हुआ है, उस प्रोटीन को हिस्टोन बोलते हैं। और कुछ नॉन इसेंशियल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जिसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। मतलब जो प्रोटीन काम का है उसे हिस्टोन प्रोटीन बोला गया, और जो नॉन इसेंशियल है, काम का नहीं है, उसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोला गया। और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। और क्या बोला गया कि जो डीएनए होता है ये 2 मीटर लंबा होता है। ठीक, 2 मीटर तक लंबा होता है डीएनए का एक थ्रेड, जो कि आपके 46 क्या हैं क्रोमोसोम तक आपके होते हैं। ठीक, तो ये 2 मीटर लंबा, आप सोचिए कि ये कैसे 2 मीटर लंबा आपका एक न्यूक्लियस के अंदर आएगा। तो इसे इस तरीके से मैंने बताया, जो क्रोमेटिन कितना मतलब कंडेंस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन कितना कंडेंस फॉर्म में है, मतलब एकदम सिकुड़ के उसे ठूस के उसमें भरा गया है ताकि वो उसके अंदर आ सके। इसीलिए जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है ये आपका इंटरफेस में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें काफ़ी क्लियर चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जब आप एम फेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो हेलिकल फॉर्म जेनेटिक मटेरियल का देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये मैंने कुछ रखा है टेक्स्ट, ये देखते हैं। 1 मिनट।
आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्रोमोसोम इसेंशियली हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर और द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है, ये एक मैंने बताया कि ऐसे होता है, डायग्राम तो एक तो बहुत ख़राब है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का, ठीक। तो ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो कि दोनों थ्रेड को, डीएनए के दोनों थ्रेड को बांधने का काम करता है, ठीक। और ये सेल डिवीज़न में बहुत काम करता है। आप जब आगे सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका रोल देखने को मिलेगा। तो ये है सेंट्रोमियर जो कि दोनों जो थ्रेड हैं इसे जोड़ने का काम करता है। अब और देखते हैं कि सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोफोर। तो यहाँ पर ये काइनेटोफोर आपको दिखाया गया, एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोफोर। सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक। तो ये सेंट्रोमियर तो ये सेंट्रोमियर 2 क्रोमेटिड मतलब 2 धागे को कंटेन करता है। तो एक धागा ये, ठीक, ऐसे 2 धागे होते हैं, तो एक ये धागा और एक ये धागा, 2 इस पे जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं दोनों थ्रेड को। तो क्रोमेटिन ये आपके सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो ये आपको याद में रखना होगा कि सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिन जुड़े होते हैं। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। काइनेटोफोर भी हमने देख लिया कि एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, ये हमने देखा। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम 4 टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं और जो उनका हेलिक्स होता है, जो क्रोमेटिड है, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 भागों में रखा गया है, 4 टाइप में रखा गया है। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब आगे देखते हैं, तो इस डायग्राम से आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसे बोलते हैं पी आर्म, ये बुक में नहीं दिया गया है, आप देख लीजिए, पी आर्म। और ये नीचे वाला है क्यू आर्म, पी आर्म और ये नीचे का क्यू आर्म, ठीक। तो पी आर्म और ये क्यू आर्म, ये रहा सैटेलाइट, ये ऊपर वाला पोर्शन है सैटेलाइट, और यहाँ पर ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब जो मेन बात कही जा रही थी कि 4 पार्ट में रखा गया है, तो ये है मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दोनों थ्रेड, दोनों क्रोमेटिड ऊपर के और नीचे के जब साइज में बराबर होंगे तो उसे बोला जाएगा मेटासेंट्रिक, ठीक। और जब सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ ऊपर वाला क्रोमेटिड छोटा होगा नीचे वाले क्रोमेटिड के कंपैरिजन में, तो उसे बोला जाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक। ये है टीलोसेंट्रिक, नहीं एक्रोसेंट्रिक, ठीक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है कि ऊपर वाला आर्म नीचे वाले आर्म के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो ये है आपका एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक जब बहुत ही कम हो, मतलब डिसअपियर के प्लेस पे आ जाए, तब आपका वो हो जाएगा टीलोसेंट्रिक, ठीक। तो ये रहा आर्म के बेसिस पे मेटासेंट्रिक, जब दोनों आर्म इक्वल हो। फिर सब मेटासेंट्रिक, ऊपर वाला आर्म नीचे वाले आर्म से थोड़ा सा देखने में कम लगे, छोटा लगे। फिर है एक्रोसेंट्रिक, जब काफ़ी ज़्यादा छोटा हो। टीलोसेंट्रिक मतलब बस इस तरीके से आपको बहुत ही छोटा देखने को मिले और नीचे वाला आर्म काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो वो हो जाएगा आपका टीलोसेंट्रिक। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया हो। अब आगे क्या है, तो ये रहा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाद हमें पढ़ना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे ये जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा फॉर्मेशन हो रहा है राइबोसोम का और प्रोटीन ढेर सारे हैं, तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आते हैं किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब आगे चीज़ें हम देखते हैं, तो ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम,
मतलब मेम्ब्रेन के अंदर के सिस्टम जो हैं इन्हें बोला गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किन किन चीज़ों को रखा गया है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रखा गया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को रखा गया है, लाइसोसोम को रखा गया है और वैक्यूल्स को रखा गया है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सब आपके एंडोमेम्ब्रेन के अंदर नहीं रखे गए हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन के अंदर कौन से ऑर्गेनेल नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, ये आपके एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल ये आपके एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट हैं। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसा एक स्ट्रक्चर है, ये एक नेटवर्क होता है जाल जैसा, पूरा मैंने आपको दिखाया था और ये रहा पूरा उसका पूरा क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैसा होता है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलम स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर जो कैविटी होती है उसे बोला जाता है ल्यूमिनल, मतलब अंदर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के पार्ट को बोला जाता है ल्यूमिनल, और जो साइटोप्लाज्म से लगा हुआ पार्ट होता है उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक, तो लूमिनल और एक्स्ट्रा लूमिनल ये हमने देखा कि जो वेसल्स हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसल्स हैं उनके अंदर के पार्ट को बोला गया लूमिनल, और जो साइटोप्लाज्म जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म से लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है ये राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है। आप ये देखिए कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बॉल आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राइबोसोम है। ठीक, तो राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से लगे हुए होंगे तो उस प्लेस को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस प्लेस को बोला जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, क्योंकि वो प्लेस रफ हो जाता है, वो प्लेस बिल्कुल खुरदुरा हो जाएगा जहाँ पर राइबोसोम जुड़े हुए होंगे, जहाँ पर ये बोल दिया गया आरियर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये आप जगह देखिए, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम सरफेस पे नहीं लगे हुए हैं। ठीक, तो ये हमने देखा। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटीन हो गया और RNA हो गए, ये सब न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आएंगे, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ऐसे पास हो जाता है, प्रोटीन पास हो जाएगा और RNA ये सब मटेरियल न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आते रहते हैं। ठीक, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे जिसमें ये इसे कन्वर्ट करता है। ठीक, अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो दो चीज़ हो गया, RER और SER। RER क्या है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी राइबोसोम लगा हुआ होगा, मतलब वो प्लेस, वो जगह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और सिक्रीशन हो रहा है। सिक्रीशन क्या, किस चीज़ का हो रहा है कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होता है और जो RNA इसके अंदर पास होता है उसका सिक्रीशन होता है फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक, अभी हम इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये सारे प्रोटीन और जो चीज़ें हैं ये सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है सिक्रीशन, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्रीशन भी हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, एक तो उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है और यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है और ये क्या है, एनिमल सेल
लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन एसईआर। ठीक, तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? आपके टेस्टोस्टेरॉन है, एंडो और क्या क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब हार्मोन जो हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन जो हैं, ठीक, ये सब क्या है? ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रूटम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, यही मैं भूल जा रही बार बार। ठीक, तो ये हो गया आपका एसईआर और आरईआर का काम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? सिंथेसिस करना, सिक्रीशन करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि लिपिड का सिंथेसिस करना और जो स्टेरॉइडल हार्मोन है उन सब का सिंथेसिस करना। अब हमने कहा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म होता है तुरंत ही जुड़ा हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स उससे जुड़ जाता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ऐसे ही स्ट्रक्चर से वो जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, आपको समझाने के लिए बनाया है, बाकी तो एकदम ख़राब ही स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हमने कहा कि जितने भी चीज़ें पास होती है न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि कैमिलो गोल्जी ने दिया है 1898 में, और कैमिलो गोल्जी के नेम पे ही इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। और ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है और सिस्टर्नी यहाँ पर शो किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे सिस्टर्नी बोला गया है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, पैरेलल फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पैरेलल अरेंज हैं। गोल्जी सिस्टर्नी ये क्या है? आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी बॉडी जो है, इसका दो पार्ट होता है। एक सिस पार्ट होता है, दूसरा ट्रांस पार्ट होता है। ठीक, सिस और ट्रांस ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक, ट्रांस क्या है? उल्टा वाला, सिस जो है सीधा वाला फेस माना जाता है। तो जो सिस पार्ट होता है, तो गोल्जी बॉडी का जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है, आप सपोज कीजिए कि जो ये वाला पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, तो इस पार्ट को सिस बोला जाएगा। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि आपके साइटोप्लाज्म से लगा हुआ रहता है, इसे ट्रांस फेस बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिस और ट्रांस, सिस पार्ट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, ठीक, उसे सिस बोला जाएगा। और जो साइटोप्लाज्म के नज़दीक होगा उसे ट्रांस बोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अभी इसका काम आप देखिएगा क्या होता है सिस और ट्रांस का। तो सिस फेस हो गया जो कि कॉन्वेक्स होता है, और ट्रांस फेस होता है कॉन्केव होता है। ठीक, वो आपने डायग्राम में देखा किस तरीके से कॉन्केव और कॉन्वेक्स फेस में है। तो जो सिस फेस होता है उसे फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटीन वहाँ पर बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सिस फेस के थ्रू, क्योंकि सिस वाला पार्ट है गोल्जी बॉडी का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ है। तो सिस वाले फेस में पहले प्रोटीन आएगा, उसके बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा गोल्जी बॉडी के अंदर, देन ट्रांस वाले फेस से वहाँ से सिक्रीशन होगा। प्रोटीन मॉडिफाई होने के बाद ट्रांस फेस से सिक्रीट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा दोनों का काम। सिस फेस से प्रोटीन जो है गोल्जी बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसके बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया, प्रोटीन को लिपिड मिल गया तो वहाँ पर वो ग्लाइकोलिपिड बना लिया। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटीन जो है मॉडिफाई हो गया, और प्रोटीन मॉडिफाई होने के बाद ट्रांस फेस से बाहर आ जाता है। ग्लाइको बॉडी के ट्रांस फेस से प्रोटीन जो है मॉडिफाई होने के बाद बाहर आ जाता है। तो ये हो गया आपके सिस और ट्रांस फेस का काम। तो इसीलिए मैच्योरिंग फेस बोला जाता है ट्रांस फेस को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है कंप्लीट होने के बाद वहाँ से रिलीज होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है मैच्योरिंग फेस। और फॉर्मिंग फेस सिस को बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर
प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, वहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए सिस वाले फेस को फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, एकदम से दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जाहिर सी बात है, दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये तो ज़रूरी ही है कि सिस के बाद जो चीज़ें हैं मॉडिफाई होने के बाद प्रोटीन ट्रांसफेज में आ जाता है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर पैकेजिंग किया जाता है, ठीक। गोल्जी जो अपरेटस है, यहाँ पर प्रोटीन की पैकेजिंग की जाती है, ठीक। हमने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है। तो ये सब क्या है? जब प्रोटीन अभी तो बिल्कुल खाली था, जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद प्रोटीन गोल्जी अपरेटस में इंटर करता है तो वो सिंपल फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया और वो पैक हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब क्या कि प्रोटीन के ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, वो पैक फॉर्म में हो जाएगा, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है ये एक पैक फॉर्म में हो जाएंगे। तो इसलिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका काम पैकेजिंग है, प्रोटीन को पैक करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक। उसके बाद क्या है? डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रीट आउटसाइड द सेल। तो ट्रांसफेज से हमने देखा कि वहाँ से सिक्रीट हो रहा है, वहाँ से डिलीवर हो रहा है। तो या तो अगर गोल्जी अपरेटस सेल वॉल से लगा हुआ है तो डायरेक्ट सेल के बाहर ही रिलीज़ कर देगा, या फिर वो साइटोप्लाज्म में उस मॉडिफाइड प्रोटीन को प्रोटीन को सेल के अंदर ही रिलीज़ करता है। ये हमने पूरा देखा। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। ये हमने देख लिया कि जो पहले तो न्यूक्लियस में हुआ, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो प्रोटीन है, जो भी कंपोनेंट है, वो वेसिकल फॉर्म में, मतलब इस तरीके से आपको कुछ वेसिकल फॉर्म में वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएंगे। उसके बाद वेसिकल फॉर्म जो है प्रोटीन का, इन सारी चीज़ों का, वो आपका गोल्जी अपरेटस में पास होता है और गोल्जी अपरेटस में वहाँ पर प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और पैक हो जाता है, और ट्रांसफेस जिसे मैच्योरिंग फेस बोला जाता है, वहाँ से वो रिलीज़ होता है, या तो सेल के बाहर रिलीज़ होगा या तो फिर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएगा। यही सारी बातें इस पैराग्राफ में बोली गई हैं। अगर मैं आपको इतना समझाने की कोशिश ना करती तो इन 3 लाइन से ये चीज़ें इतना समझ में ना आती। मेरा मतलब यही है कि ये चीज़ें इतना क्लियर समझ में ना आती अगर इसे इतना एक्सप्लेन ना किया जाता, ठीक। तो अब है आगे, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। गोल्जी अपरेटस इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो अभी मैंने आपको बताया वही सब इसमें लिखा गया है। अब हम आगे देखते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या है कि ये भी आपका गोल्जी अपरेटस से ही इसका फॉर्मेशन होता है। अभी आप देखेंगे गोल्जी अपरेटस का कितना काम है। क्यों मैंने आपको पहले न्यूक्लियस पहले बताया? क्योंकि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है आपका गोल्जी अपरेटस। इन तीनों के काम जो हैं वो पूरे एक से हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें एक के बाद एक मशीनरी रखी हुई है कि इस मशीन से चीज़ें उस मशीन में पास होंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट मशीन में पास होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस, ये पूरा सिस्टम है। लाइसोसोम क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है? फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। गोल्जी अपरेटस में हमने देखा पैकेजिंग हो रहा है, चीज़ों को पैक कर रहा है, ठीक, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना रहा है। तो वैसे ही जो एंजाइम्स हैं, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब में मैंने बताया ना कि ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन जुड़ गया, ग्लाइकोप्रोटीन बनाया। फिर उसके बाद जब ग्लाइकोप्रोटीन बन गया तो गोल्जी अपरेटस ने उसको पैक कर दिया, उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा दिए, ठीक, उसे मॉडिफाई कर दिया। तो यही चीज़ लाइसोसोम है, ठीक। क्या हो रहा है कि गोल्जी अपरेटस ढेर सारी चीज़ों को बना रहा है, तो ऐसे ही जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेजेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब की पैकेजिंग करता है गोल्जी अपरेटस, जो कि लाइसोसोम आपका बोला जाता है,
ठीक। और ये एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया आपका पूरा लाइसोसोम। ठीक, तो कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं आप देख रहे हैं। अब हम देखते हैं वैक्यूल कि ये क्या होता है। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड शेप फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ठीक, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट प्रेजेंट, नॉट यूजफुल फॉर द सेल। थोड़ा सा ये डस्टबिन लाइक काम करता है। देखिए कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो आगे आपके वैक्यूल में। ठीक, तो इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर है। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये याद रखने वाली चीज़ है कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये हमने कल ही देखा था कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। सेल के अंदर का 90% एरिया वैक्यूल कवर किया रहता है प्लांट सेल के अंदर, लेकिन यही एनिमल सेल में वैक्यूल काफ़ी छोटा होता है। अब हम आगे देखते हैं। टोनोप्लास्ट क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो क्या है, वैक्यूल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है साइटोप्लाज्म से, इसीलिए वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पाए जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है साइटोप्लाज्म में, और वैक्यूल जो है वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पाए जाते हैं। अब कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि एंटामीबा में है, उसका क्या काम है? वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है और एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। सब में अलग अलग वैक्यूल का अपना अपना काम है। तो ये याद रखना है कि अमीबा वाला वैक्यूल क्या कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन कर रहा है। एंड इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटीन वैक्यूल्स क्या है? फूड वैक्यूल है, फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो और चीज़ों में जो वैक्यूल्स है वो क्या काम कर रहा है कि उसके अंदर फूड मटेरियल भरे हुए, फूड पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ठीक, तो ये हमने देखा। आज क्या देखा हमने? न्यूक्लियस देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्जी अपरेटस देखा, लाइसोसोम देखा और वैक्यूल। तो आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की रिमेनिंग चीज़ें उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो एंडो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें एंडो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आती हैं, ये भी आपने देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मेरा समझाना, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बताओ मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वो भी बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं और क्या चेंज करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें इन सब कंटेंट की ज़रूरत है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझसे पढ़ के। ठीक, थैंक यू सो मच।